कैसे एक गरीब आदिवासी घर का लड़का इंडिया का मोस्ट वांटेड नक्सली कमांडर बनता है, कैसे इसने 35 लड़ाकों के बल पे हजारों की फौज को खुली चुनौती दे दी थी। एक ऐसा नक्सली कमांडर जिसके सर पर तकरीबन 2 करोड़ का इनाम था। एक ऐसा नक्सली जिसको मारने के लिए स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलकर ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। साल था 2000। मध्य प्रदेश 2 भागों में विभाजित होता है, जिसमें दूसरा भाग एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बनता है। उस वक्त मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, इसीलिए शुरुआती 3 साल यानी 2003 तक छत्तीसगढ़ को कांग्रेस ही चलाती है। 2003 में पहला विधानसभा का चुनाव होता है और बीजेपी उस चुनाव को जीतकर अपनी सरकार बनाती है। डॉक्टर रमन सिंह छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बनते हैं और 2008 में दूसरा चुनाव होता है, जिसमें फिर से बीजेपी ही जीतती है। कांग्रेस 2003 और 2008 का चुनाव हारने के बाद कैसे भी करके 2013 का चुनाव जीतना चाहती थी। उस समय आम लोगों के लिए नक्सलवाद एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता, इसीलिए कांग्रेस अपने हर रैली में सरकार बनने के बाद नक्सल मुक्त प्रदेश बनाने की बात करती। इसी बीच कांग्रेस 25 मई 2013 को सुकमा जिले में परिवर्तन यात्रा नाम से एक रैली आयोजित करती है। रैली खत्म होने के बाद 25 गाड़ियों का काफिला लगभग 200 कांग्रेस लीडर और वर्कर को लेकर सुकमा से वापस लौट रहा था। उस वक्त उस काफिले में कांग्रेस के लगभग सारे स्टेट लेवल के सीनियर लीडर्स मौजूद थे। जैसे ही उनका काफिला घने जंगलों के बीच दरवा वैली पहुंचता है तो वहाँ उनको देखने को मिलता है कि रास्ते पर कुछ पेड़ गिरे हुए हैं। सभी गाड़ियों का ब्रेक लगता है और कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही काफिले की चौथी गाड़ी के नीचे एक बहुत जोरदार धमाका होता है। धमाका इतना तेज था कि गाड़ी उछलकर कुछ मीटर दूर गिरती है। ब्लास्ट के तुरंत बाद 250 माओवादी झाड़ियों से निकलते हैं और उस काफिले पर अंधाधुंध फायर करने लगते हैं। अब मैं यहाँ आपको बता दूं कि माओवादी उनको बोला जाता है जो हथियार के बल पर सिस्टम बदलने की कोशिश करते हैं। वो सरकार से लड़ने के लिए प्रोटेस्ट नहीं बल्कि हथियार चुनते हैं। सरकार जिनको माओवादी या नक्सली कह के बुलाती है। अब अगर कहानी पे वापस आए तो ये फायरिंग लगभग 1.5 घंटे चलती है, जिसमें कई सारे कांग्रेस लीडर्स मारे जाते हैं। इस हमले में 28 लोगों की मौत होती है और 38 से ज्यादा लोग घायल होते हैं। ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि पार्टी में स्टेट लेवल के लगभग सभी बड़े नेता इस हमले में मारे जाते हैं। और इतने बड़े हमले का मास्टरमाइंड कोई और नहीं, माड़वी देवा उर्फ माड़वी हिडमा था। This time it's a story that shows what can be done if the police force is allowed to work with a free hand. देश के सबसे खतरनाक माओवादी कमांडर माड़वी हिडमा का अंत हो गया। Today, Indian forces struck a heavy blow to them. They neutralized one of the top Naxal commanders. His name was Madhvi Hidma. In the last few weeks, several major Maoist commanders have either surrendered or have been shot dead. मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। माड़वी देवा का जन्म छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के पुअर्ती गांव में एक बेहद ही गरीब आदिवासी परिवार में हुआ। गांव चारों तरफ जंगलों से घिरा था, जहां सरकार की कोई योजना नहीं पहुंच पाती। ना अच्छे स्कूल, ना हॉस्पिटल और ना ही कोई जॉब था। पूरा गांव जंगल पर ही निर्भर था। माड़वी देवा भी उस जंगल को ही अपना दोस्त चुनता है और उसी में खेलते कूदते बड़ा होता है। वो पूरा इलाका नक्सल इन्फ्लुएंस में था, इसलिए गाँव में हफ्ते में 1-2 बार नक्सल ग्रुप के कुछ लीडर्स मीटिंग करने आते। वो गाँव वालों को बताते कि सरकार उनके साथ कितना भेदभाव कर रही है, उनके जंगल और जमीनों को बेच रही है। माड़वी देवा भी शुरू से यही सब सुनता बड़ा हुआ। उसके अंदर भी कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ वो चिंगारी उठ रही थी, जिसको बस थोड़ी हवा चाहिए थी। वो बचपन से ही बहुत ही जिज्ञासु लड़का था और नए नए चीजों को सीखने और समझने में दिलचस्पी रखता। जब वो 14-15 साल का था तो उसके इलाके में एक नक्सली कमांडर हुआ करता था, बदरना, जो माड़वी देवा के गाँव आता है और उसके अंदर वो प्रतिभा देखता है, वो काबिलियत देखता है जो एक नक्सली के अंदर होनी चाहिए। इसीलिए बदरना माड़वी देवा को अपने साथ ले जाता है और उसकी ट्रेनिंग होती है। फिर माड़वी देवा भी इस माओवादी आंदोलन में शामिल हो जाता है, जहाँ माड़वी देवा से वो माड़वी हिडमा बनता है। आगे साल 2000 में बदरना तो खुद सरेंडर कर देता है, लेकिन हिडमा को अब इन बंदूकों के बल पे किया जा रहा आंदोलन पसंद आने लगता है। साल 2000 में हिडमा को उस शाखा में भेजा गया जो माओवादियों के लिए हथियार तैयार करती थी। वहाँ हिडमा अपनी प्रतिभा और काबिलियत से लोगों को हैरान कर देता है। वो बंदूकें तैयार करता, उनकी मरम्मत करता और ग्रेनेड और लॉन्चर का भी इंतजाम करता। अब मैं आपको बताता चलूं कि उस वक्त नॉर्थ इंडिया में मुख्यतः 2 माओवादी पार्टियां थी। PWG यानी पीपुल्स वॉर ग्रुप, जो आंध्र प्रदेश के इलाकों में सक्रिय थी, और दूसरा मॉइस्ट कम्युनिस्ट सेंटर MCC, जो बिहार और झारखंड के इलाकों में सक्रिय थी। हिडमा तब PWG में था और साल 2001 में PWG की ही एक शाखा PLGA, पीपल लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी का मेंबर बनता है। यहाँ वो गुरिल्ला वॉरफेयर से रिलेटेड कई सारी टेक्निकलिटी सीखता है। 2004 में PWG और MCC मिलकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओवादी बनते हैं। 2007 में हिडमा कंपनी नंबर 3 का कमांडर था और 2 साल बाद उसे बटालियन 1 का डिप्टी कमांडर बना दिया गया और उसी साल वो बटालियन 1 का हेड भी बन जाता है। हिडमा के नेतृत्व में बटालियन 1 सबसे खूंखार बटालियन बनकर उभरी। इधर
बस्तर इलाके से आने वाले माओवादियों में एक नैरेटिव चलने लगा कि पार्टी बस बस्तर के आदिवासियों का इस्तेमाल करती है, पार्टी में उनको कोई ऊंचा पद नहीं मिलता, पार्टी को आमतौर पर आंध्र प्रदेश से आने वाले माओवादी ही चलाते थे। इसी को काउंटर करने के लिए पार्टी को बस्तर का ही एक आदिवासी नक्सली चाहिए था और उस समय हिडमा से बेहतर और कौन ही हो सकता था। इसीलिए उसे पार्टी के सेंटर कमेटी मेंबर का सदस्य बनाया गया। हिडमा के नेतृत्व में बटालियन ने कई सारे हमले को अंजाम देती है। 2010 में इसी बटालियन ने दंतेवाड़ा जिले में एरिया डोमिनेंस एक्सरसाइज कर रहे सीआरपीएफ के जवानों पर हमला कर दिया, जिसमें 76 जवान शहीद हो गए और इसी अटैक ने हिडमा को मोस्ट वांटेड नक्सली बना दिया। फिर यह 2013 में कांग्रेस लीडर्स के मास मर्डर का जिम्मेदार बनता है, जिसकी बात मैंने वीडियो के शुरू में की थी। अगर मैं आपको हिडमा के कैरेक्टर से थोड़ा रूबरू कराऊं तो मैं आपको बता दूं कि वो एक मास्टर प्लानर के साथ साथ आगे बढ़कर लड़ाई लड़ने में ज्यादा भरोसा रखता था। यही उसकी काबिलियत और सारे नक्सलियों से उसको ज्यादा खूंखार बनाती। हिडमा हमेशा 3 लेयर के सिक्योरिटी के साथ चलता, ए, बी और सी, जिसमें सी घेरा सबसे बाहर होता, जिसमें 12 से 15 नक्सली होते। फिर घेरा बी आता जो 20 से 25 नक्सलियों का होता और हिडमा के आसपास यानी घेरा ए में 10 से 15 नक्सली होते। हिडमा का टेंट बाकी के ग्रुप के टेंट से थोड़ी दूरी पे लगता और वो अपनी पत्नी मड़कम राजे के साथ रहता, जो खुद एक नक्सली थी और संगठन की छत्तीसगढ़ में स्टेट जोनल कमेटी मेंबर थी। हिडमा रोज रात 10-11 बजे तक अपनी मीटिंग खत्म करके अपने टेंट में आता और सोने से पहले वो कुछ किताबें पढ़ता और अगले दिन सुबह उठने के बाद सबसे पहले वो किताबें ही पढ़ता। 2017 में इसने सुकमा जिले में सीआरपीएफ के 25 जवानों को मार दिया। अब हिडमा सिर्फ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट का ही नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के भी सिर का दर्द बन चुका था। 2021 में फोर्सेस को एक टिप मिलती है। इनपुट के हिसाब से हिडमा को सुकमा बीजापुर के जंगलों में देखा गया था। फोर्सेस पूरी तैयारी करती है और 2000 सीआरपीएफ के जवान एक ऑपरेशन के लिए निकलते हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ज्वाइंट ऑपरेशन स्टार्ट करती हैं और ग्रुप बनाकर जंगल में अलग अलग रास्तों से इंटर करती हैं। लेकिन सिक्योरिटी फोर्सेस को ये नहीं पता था कि वो एक ट्रैप में फंसने जा रहे हैं, क्योंकि उनका शिकार खुद उनके लिए एक जाल बिछाकर बैठा था। हिडमा के बारे में एक चीज और जान लीजिए कि इसके जितने आदमी जंगल के अंदर थे उससे कहीं ज्यादा जंगल के बाहर थे, जो बाहरी दुनिया की खबर इसको देते रहते और इसीलिए हिडमा को पता चल जाता कि उस पे कब और कहां अटैक होने वाला है। और इस बार भी वो अपने बचने का प्लान बना चुका था। जैसे ही जवानों की बटालियन हिडमा के ठिकाने के आसपास पहुंचती है तो उनके ऊपर ऑटोमेटिक राइफल और लाइट मशीन गन से अंधाधुंध फायरिंग होने लगती है। जहां यह घना जंगल जवानों के लिए चुनौती बन रहा था, वहीं ये हिडमा और उसकी टीम को लड़ने में सबसे ज्यादा मदद करता है, क्योंकि वो जंगल के चप्पे चप्पे से वाकिफ थे। ये लड़ाई लगभग 4 घंटे चलती है, जिसमें सीआरपीएफ के 22 जवान शहीद हो जाते हैं और 20 नक्सली भी मारे जाते हैं। हिडमा इस बार 2000 जवानों को चकमा देकर निकल चुका था। अब सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए हिडमा को मारना या पकड़ना जरूरी हो गया था। अलग अलग स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट मिलकर 1,80,00,000 का इनाम हिडमा पर घोषित कर देती है। इधर बीच इंटरनेट पर अमित शाह का एक बयान बहुत वायरल होने लगता है। मैं सबसे पहले एक बात इस सदन में जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूं। 21 मार्च 2026 को इस देश से नक्सलवाद समाप्त। और इससे ये क्लियर हो जाता है कि सरकार नक्सलवाद को खत्म करने का प्लान बना चुकी है। इधर नवंबर 2025 में बिहार इलेक्शन होता है। 14 नवंबर को एनडीए 202 सीट के साथ रिकॉर्ड तोड़ जीत दर्ज करती है और कुछ दिनों तक टीवी चैनल्स पर 2 ही चीज चल रही थी, बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा और दिल्ली ब्लास्ट के पीछे आखिर किसका हाथ है। लेकिन 18 नवंबर को टीवी स्क्रीन पर एक और खबर फ्लैश करने लगती है, हिडमा मारा गया। 18 नवंबर को सुबह आंध्र प्रदेश के अलूरी डिस्ट्रिक्ट में हिडमा का इनकाउंटर सिक्योरिटी फोर्सेस से हो जाता है, जिसमें हिडमा, उसकी पत्नी मड़कम राजे और 4 अन्य सदस्य मारे जाते हैं। सो दोस्तों, ये थी लगभग 1.5 दशक के मोस्ट वांटेड नक्सली माडवी देवा उर्फ माडवी हिडमा की कहानी। उम्मीद करता हूँ हमारा रिसर्च और प्रेजेंटेशन आपको पसंद आया होगा। हिडमा के बारे में या इस वीडियो के बारे में अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं। अगर आप ऐसी और रिसर्च बेस्ड केस स्टडी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। धन्यवाद।